वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों का केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेंटोर के राहुल सर। और ये आप लोगों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बात, मैथ्स बाय हंसराज सर, इंग्लिश बाय राकेश रंजन सर, इनकी क्लासरूम वाला कोर्स लॉन्च हो चुका है जहां पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। और आप लोग फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से हमारे राइस स्मार्ट ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रीजनिंग प्लस जीएस स्पेशल बैच भी चल रहा है, और ये जो आपके इंग्लिश स्पेशल, मैथ स्पेशल और रीजनिंग जीएस स्पेशल बैच हो रहा है, ये बेसिकली आपका है क्लास वाला कोर्स। CWC क्लास वाला कोर्स मीन्स जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को आप लाइव अपने घर में बैठ के देखेंगे, है ना। मजेदार बात। तो फटाफट से एनरोल कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए ऐप, अपने आप को एनरोल कीजिए आइदर इन मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग जीएस स्पेशल, या फिर इन सभी में। कोर्स की फीस है 99999। कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग फीस है इन सभी की। चलिए भाई, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इन सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए कि राइस स्मार्ट ने क्लासरूम वाला कोर्स लॉन्च किया है, और फटाफट से वहां एनरोल करें। ओके, तो हमारे आज की क्लास में जो पहला सवाल आप लोगों के सामने है वो है, जल्दी से देखिए। तो क्या है हमारा पहला सवाल कि इन व्हाट फॉर्म द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। हम जो खाना खाते हैं, दाल, चावल, आलू, मूली, प्याज, गाजर, तरबूज, आम, लीची, कुछ भी खाते हैं, तो जो एनर्जी हमारे शरीर में उस आता है, एक्चुअली वो जो खाना हम खाते हैं जो कि स्टार्च की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, वो स्टार्च आकर हमारे शरीर में किस रूप में जमा होता है। क्या ये माल्टोज है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, या फिर स्टार्च है। तो भाई स्टार्च जो देखो, ये प्लांट्स के अंदर का, पादपों के अंदर का रिजर्व फूड है। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स का है, ठीक है। और ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही हैं पॉलीमर, एक तरह से समझ लो। और किसके पॉलीमर हैं? तो ये ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, यानी बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से ही बनता है स्टार्च, या बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से ही बनता है ग्लाइकोजन। लेकिन इनके रचनाओं में, संरचनाओं में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए स्टार्च एक अलग चीज़ है, ग्लाइकोजन एक अलग चीज़ है, जबकि दोनों का बेसिक मटेरियल हमारा ग्लूकोज ही होता है। तो सही आंसर हमारा हो गया ग्लाइकोजन। क्रोमोप्लास्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग। क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णी लवक, यानी जिसमें सफेद और हरा छोड़ के बाकी के जो रंग आप देखते हैं, खासकर पीला है, ऑरेंज है, संतरे रंग का, पीले रंग का या लाल रंग का, वो सभी क्रोमोप्लास्ट में आता है। जैसे गाजर का रंग है, सलजम का रंग है, चुकंदर का रंग है, तो ये सभी है ना। जैसे आपका मूली है, ये सब सफ़ेद है। और तो सफ़ेद रंग को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, यानी अवर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, तो इसे हम कहते हैं हरित लवक, क्योंकि सिर्फ हरे रंग का होता है। क्रोमोप्लास्ट में सफ़ेद और हरे को छोड़कर बाकी का जो रंग आता है, जैसे पीला है, नारंगी है, लाल है, ज़्यादातर यही कलर देखने को मिलते हैं, ये सभी आते हैं क्रोमोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बनता है। जब राइपनिंग ऑफ टोमेटो होता है, तो टोमेटो पहले हरा होता है, बाद में लाल हो जाता है। राइपनिंग ऑफ चिली, मिर्च भी पहले हरी होती है, बाद में लाल हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ कैरेट, गाजर, गाजर तो ऑरेंज होता है, शुरू में भी बाद में भी रहता है ऑरेंज, यानी वो ऑल टाइम क्रोमोप्लास्ट ही रहता है, वर्णी लवक ही रहता है। इसलिए सही आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। भाई यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा जो होता है वो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन होता है। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिप्सम होता है कॉपर कैल्शियम सल्फेट .2H2O। और इसी को जब हम 373 केल्विन पर कर देते हैं हीट, तो ये बन जाता है CaSO4.12H2O, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं।
चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा हो गया, कार्डियक स्फिंक्टर प्रोटेक्ट्स बैक फ्लो ऑफ। तो अब ये देखो, हमारे ये स्टमक है, ये इस स्टमक के अंदर 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो होता है ये होता है यहाँ पर जो कार्डिया कहलाता है, फिर यहाँ पर फंडस, ये कार्डिया होता है, ये फंडस होता है, ठीक है, ये पाइलोरस होता है, और बीच में ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है ये बॉडी कहलाता है। तो इस तरह से 4 हिस्से से होता है, 4 हिस्से का होता है, तो ये सब हमारा प्रेजेंट रहता है। तो अब ये कार्डियक, यहां पर एक दरवाजा लगा होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर हमारा क्या होता है, बैक फ्लो, खाने को, ये खाना देखो ये आ रहा है, ये फूड आ रहा है, स्टमक में आ जाएगा, ठीक है, ये स्टमक में आ गया, लेकिन ये दरवाजा, जब ये फूड आता है तो ये दरवाजा खुल जाता है, खाना अंदर, लेकिन ये बाहर वापस पीछे जाने नहीं देता है। तो ये क्या करेगा, फूड इनटू इसोफेगस, यानी सही आंसर इसका क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव अ सिंगल ओपनिंग इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग है, उसी से वो खाता भी है, उसी से वो अपशिष्ट पदार्थ निकालता भी है, यानी वही उसका मुंह भी है, वही उसका एनस भी है, गुदा द्वार भी है, मल द्वार भी है। ये किस में होता है, एरेक्निड्स में, इकाइनोडर्मेटा में, प्लेटीहेल्मिंथ में, या आर्थ्रोपोडा में। तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। नेक्स्ट, cytorobosomes of eukaryotes are different from those of bacterial cells in having। साइटोराइबोसोम्स यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित राइबोसोम, जो यूकैरियोट्स के सेल की बात कर रहा है, तो ये जो होता है ये 80S टाइप का होता है। और बैक्टीरियल सेल्स जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, 70S टाइप का देखने को मिलता है। तो साइटोराइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ राइबोसोम्स इन हैविंग। तो ये लार्जर साइज का है और 80S का होता है। ऑब्वियसली ये S जो है ना एक यूनिट है, जिसे हम सेदबर्ग कोएफिशिएंट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। ये जितना बड़ा वैल्यू होता है वो साइज उतना बड़ा होता है। तो 70S का साइज छोटा, 80S का साइज थोड़ा सा बड़ा, और ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। 70S वाला जो बना होता है वो आपका बना होता है 50 + 30 से, और 80S वाला जो बना होता है ये 60 + 40 यूनिट के सब यूनिट्स के मिलने से बना होता है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स स्टोर्स फूड। बात हो रही है फूड स्टोरेज की। जाइलम और फ्लोएम 4 अलग अलग तरह के कोशिकाओं का एक समूह है, इसलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल उत्तक के नाम से जानते हैं। तो जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स होता है, जाइलम ट्रैकेट्स, फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ये सारे ही होते हैं। लेकिन जो पैरेन्काइमा होता है, ये पैरेन्काइमा हमारा बना होता है किस चीज का, कि ये फूड स्टोरेज में मदद करता है। तो सही आंसर हमारा हो गया इसका सी। नेक्स्ट, ग्रीन कलर ऑफ बाइल इज ड्यू टू। बाइल के अंदर 2 पिगमेंट होते हैं, एक बिलीरुबिन होता है और एक बिलीवर्डिन होता है। ये 2 पिगमेंट्स होते हैं, और ये आपके जो हैं ये बाइल सॉल्ट्स कहलाते हैं, यानी बाइल लवण कहलाते हैं। तो जो ग्रीन कलर होता है बाइल का वो होता है बिलीवर्डिन की वजह से, और बिलीरुबिन की वजह से ये येलो कलर का होता है। और यही जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर पीला पड़ने लगता है, और ये कहलाता है जॉन्डिस, यानी कि पीलिया रोग, ठीक है। और ये हेपेटाइटिस भी कहलाता है, जिससे कि लीवर को अफेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट, according to Mendeleev's periodic table, what was the atomic mass of Eka aluminium which was later replaced by gallium? तो मेंडलीफ ने एक बहुत बड़ी बात करी थी कि उन्होंने जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, जिनकी जानकारी नहीं थी, उसके लिए वहां कुछ कुछ खाली जगह छोड़ दी थी। और इसी तरह उन्होंने एक जगह छोड़ी थी और उसका नाम दिया था एका एल्यूमिनियम, जहां पर एका जो है ये संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है पहला, फर्स्ट, ठीक है। तो वो गैलियम
डिस्कवर हुआ था बाद में। तो इसका एटॉमिक मास पूछा गया है। आप देखिए ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सवाल के लिए तो ये कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि कितने क्या हम मास याद रख सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो ये है बोरोन है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद ये गैलियम आता है, ठीक है, और गैलियम के पहले हमारा होता है जिंक, जिंक जिसका सिंबल Zn है और इसका 65.3 ग्राम का मास होता है। तो इससे ही ऊपर होगा, तो इससे ऊपर अब हमारे सामने 3 चीजें हैं। तो इससे ऊपर अगर हम जाएं तो अब ये समझ लो कि 68, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो मास में बहुत ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हड़प्पन सिटीज। यह आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो कहता है उस समय जो हथियार बनाए जाते थे, जिस मेटल के बनाए जाते थे, कौन से थे, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या फिर आयरन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर, हड़प्पा के अंदर हमें जानकारी जो थी वो किसकी थी, कॉपर की थी। इसलिए उस समय जो भी बर्तन या हथियार ऐसे बनाए जाते थे वह कॉपर के यानी तांबा के बनाए जाते थे। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच पॉलीमर इज जनरली यूज्ड इन कैरी बैग्स। कैरी बैग्स, जब मार्केट में आप जाते हैं, कोई भी आप सब्जी वगैरह खरीदते हैं या कोई सामान लेते हैं, दाल चावल ये सब, तो एक प्लास्टिक के बैग में आपको वो दे दी जाती है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि बैन करो भाई प्लास्टिक के इस बैग को। तो खैर बताइए वो कौन सा है, क्या वो पॉलिस्टर है, बेकेलाइट है, पॉलीथीन है या एल्काइल रेजिन है। तो भाई ये जो प्लास्टिक की बैग, जो बड़ी बड़ी थैलियां हमें दी जाती हैं, ये क्या है, तो ये है आपका पॉलीथीन, ठीक है। तो सही आंसर हमारा पॉलीथीन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो HCl के साथ रिएक्ट करके H2 गैस का उत्पाद नहीं देता है। तो हमें मालूम है, एक जनरलाइजेशन है जो आप लोग को बता दूं कि एसिड को जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट और हमें मिलता है H2 गैस का एफर्वेसेंस। यानी किसी भी अम्ल को जब हम रिएक्ट कराते हैं धातु के साथ तो वो हमें देता है लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस का भी उत्पाद होता है। तो ये पहचान होती है अम्ल का, कि अम्ल प्लस धातु जो देता है वो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। तो अब इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो कि डाइल्यूट HCl से नहीं रिएक्ट कर पाएगा। तो अगर हम बात करें अभिक्रियाशीलता की या अभिक्रियाशील श्रेणी की, तो हाइड्रोजन के नीचे आपका है कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है। तो ये सभी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी अभिक्रियाशीलता यानी इनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम है। अब जिनकी अभिक्रियाशीलता या रिएक्टिविटी कम है वो फिर किसी भी एसिड से, सिर्फ HCl की ही बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर पाएगा। तो यहां पर फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Hg यानी कि मरकरी, ठीक है। तो मरकरी अकेला ऐसा मेटल जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। और नॉन मेटल की बात करें यानी अधातु की, तो नॉन मेटल में हमारा जो है नॉन मेटल ये है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में उपस्थित होता है, ठीक है। अगला सवाल, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑस्ट्रिचेज वेर फाउंड इन इंडिया। ओहो बताइए, ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड, अभी भी दिल्ली के चिड़ियाघर में आपको ऑस्ट्रिच के जोड़े जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एक समय था जब इंडिया के अंदर ऑस्ट्रिच जो है बहुत सामान्य तौर पे पाया जाता था। तो किस एरा के अंदर ये पाए जाते थे, क्या ये मेसोलिथिक एरा था, कैल्कोलिथिक, नियोलिथिक या पैलियोलिथिक, यानी कि मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण युग या नवपाषाण युग या पूरा पाषाण युग या पूरा पाषाण काल। तो ये हमारा है पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल।
सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बेबी फूड बोटल्स आर जनरली मेड अप ऑफ। आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोई सा भी ब्रांड आप लेते आते हैं तो उसकी जो वो प्लास्टिक की बोतल है वो किस मटेरियल की बनी होती है। या फिर हम देखते कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्लास्टिक की बोतल में दूध पीने के लिए हम देते हैं, तो वो जो प्लास्टिक की बोतल है वो किस मटेरियल की बनी होती है। उसी पर ये सवाल है, क्या ये पॉलिस्टर है, पॉलीयूरेथेन है, पॉलीएमाइड है या फिर पॉलीस्टायरीन है। जल्दी से आंसर करें तो ये हमारा है क्या, पॉलीस्टायरीन, जिसमें बेबी फूड या बेबी मिल्क को ड्रिंक कराने के लिए जो बोतल बनाते हैं वो बना होता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, वो इसके बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। वाटर इज अ साइक्लिक रिसोर्स, वाटर एक ऐसा संसाधन है जो चक्रीय है, यानी कि अगर ये निकलेगा तो फिर वापस घूम के आ जाएगा। तो खैर इसमें हम एक चीज पढ़ते भी हैं जो कि क्या कहलाता है, वाटर साइकिल, यानी कि बात करें तो ये जल चक्र कहलाता है। तो जल चक्र, वाटर हैज ओनली वन स्टेट, तो ये तो भाई गलत है। वाटर हमारा जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में रहता है। वाटर इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड वाटर इज ए बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स भी नहीं कहलाएगा, बायोटिक मतलब जीवित, तो जल तो जीवित नहीं है, लेकिन जीवित जीवों के लिए जल बहुत आवश्यक है। अब इन दो में कंफ्यूजन है, साइक्लिक रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल। तो हम देख रहे हैं कि जब ये वाटर साइकिल चलता है तो ये क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, इसलिए नॉन रिन्यूएबल कहना सही नहीं है। तो ये क्या, वाटर साइकिल चल रहा है तो इसका मतलब वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 16, पावर हाउसेज ऑफ द सेल्स आर। पावर हाउस किसे कहते हैं, लाइसोसोम, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, यानी आत्महत्या की थैली के तौर पे जानते हैं। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा करेंसी, ऊर्जा मुद्रा। मुद्रा क्या होता है, जिस चीज को जब आप खर्च करते हैं तो कोई चीज आप खरीद पाते हैं। तो एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा एक ऐसी मुद्रा हमारे शरीर के अंदर जब वो खर्च होता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे ही हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, यानी कि ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। और क्लोरोप्लास्ट, इसे हम किचन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो हमारे घर में भी जो किचन होता है वहां क्या होता है, खाने बनाए जाते हैं। यहां भी प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, वही रीजन है इसको किचन ऑफ द सेल कहने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मेन टाइप्स ऑफ डिवीजन। डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। तो दो सबसे मेन प्रकार हम देखते हैं वो है माइटोसिस और मियोसिस, है ना। तो दो मेन पार्ट जो हमें दिखता है वो क्या है, माइटोसिस एंड दूसरा क्या कहलाता है, मियोसिस। माइटोसिस का मतलब हो गया समसूत्री विभाजन और मियोसिस का मतलब हो गया अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन। Which is an example of thermosetting polymers? तो देखिए, एक हमारा कहलाता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है हमारा थर्मोसेटिंग। तो ये हो गया हमारा थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं ये रिसाइकल हो सकते हैं, क्योंकि इसको फिर से आप मेल्ट करके किसी दूसरे फॉर्म में बदलना चाहें आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन जो थर्मोसेटिंग होता है ये नॉन रिसाइक्लेबल होता है,
यानी इसको आप दोबारा किसी दूसरे फॉर्म में नहीं बदल सकते। ठीक है, देखने में प्लास्टिक के जैसा ही लगता है, लेकिन इसको हम मेल्ट नहीं कर सकते। अगर मेल्ट नहीं होगा तो किसी दूसरे फॉर्म में इसको ढाला नहीं जा सकता, यानी इसको मोल्ड नहीं कर सकते। लेकिन थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे पॉलीमर्स है जिसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ये टर्म्स बड़े मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। थर्मोप्लास्टिक यानी दोज प्लास्टिक्स विच कैन बी रीमोल्ड, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स या थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स और दोज प्लास्टिक्स विच कैन नॉट बी रीमोल्ड, जिसको और किसी दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता है। तो पॉलीथीन, नियोप्रीन, पीवीसी ये सभी उसके अंदर आएंगे। और बेकेलाइट है जो हमारा किसके अंदर आ जाता है, थर्मोसेटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट, अर्थ कोर इज मेनली मेड अप ऑफ, अर्थ का जो ये कोर होता है सबसे अंदर की तरफ, वह मुख्यतः किस चीज का बना होता है? क्या इसमें निकल कॉपर होता है, निकल एल्यूमिना होता है, निकल आयरन होता है, या फिर निकल मैग्नीशियम होता है? इसके कोर में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है? तो आपका है निकल और आयरन, जो कि इसके कोर के अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, द फॉस्फोरस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी माचिस। देखिए, दो तरह का माचिस होता है, एक सेफ्टी माचिस। सेफ्टी माचिस में जो फॉस्फोरस हम यूज करते हैं वो रेड फॉस्फोरस होता है, और दूसरा एक माचिस होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक एनीवेयर माचिस। यानी वो ऐसा माचिस होता है जो किसी भी सूखे हुए खुरदुरे सरफेस के ऊपर अगर उसको ऐसे रगड़ा जाए ना तो वो जल उठेगा। उस माचिस को स्पेशली, जैसे सेफ्टी माचिस में आप देखेंगे कि माचिस के बगल में एक बनी हुई रहती है जिस पे लाल लाल सा स्पॉट लगा होता है, जब आप उस पर रगड़ते हैं तभी वो माचिस जलती है। किसी दूसरी जगह पे रगड़ोगे तो नहीं जलेगी। लेकिन ये जो दूसरा माचिस होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक एनीवेयर माचिस, तो स्ट्राइक एनीवेयर माचिस, इसमें वाइट फॉस्फोरस रहता है। लेकिन वाइट फॉस्फोरस जो है ये पॉइजनस था, और इससे जो बीमारी हो रही थी इसे हम कहते हैं फॉसीजॉ, यानी हमारे जबड़े जो हैं बिल्कुल पुलपले हो जाते थे, इसकी हड्डियां बड़ी खोखली होती जाती थी और धीरे धीरे जबड़े जो हैं वो गलने लगते थे, खराब होकर ख़त्म हो जाते थे, खा पाना फिर एक तरह से मुश्किल। तो फॉसीजॉ रोग हो जाता था वाइट फॉस्फोरस से। तो ये सेफ नहीं था उन कारीगरों के लिए जो उस माचिस के उद्योग में काम कर रहे थे, और उनके लिए भी पूरी तरह से सेफ नहीं था जो इस व्हाइट फॉस्फोरस वाले माचिस का उपयोग भी कर रहे थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो नेचुरल फाइबर नहीं है? लिनेन, लिनेन जो आता है वो तीसी के पौधों से आता है, तीसी के पौधों से बनाया जाता है। कॉटन, कॉटन से जूट, जूट से रेयॉन जो है हमारा ये है सिंथेटिक। तो रेयॉन जो हमारे हैं जो देखने में एक तरह से इसको हम कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके धागे या इसके कपड़े जो हैं देखने में बिल्कुल सिल्क के माफिक लगते हैं, सिल्क की जैसा लगता है, इसलिए इसको वैसा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स, इट्स मास नंबर इज 6। तो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम ऑफ कार्बन? बहुत अच्छा भाई। तो कार्बन हैज 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या 6 है, और मास नंबर, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 12 दिया हुआ है। तो A इज इक्वल टू होता है P प्लस N, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना है तो A माइनस P करना होगा, यानी 12 माइनस 6। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉकफोर्टाइन सी इज फाउंड इन, ऐसा देखने में लगता है कि रॉकफोर्टाइन सी कोई मेडिसिन वगैरह का नाम है। बताइए किसमें? मीट में, चिकन में, एग में या चीज में? तो रॉकफोर्टाइन सी एक स्पेशल तरह का चीज होता है जिसके अंदर उपस्थित
होता है और इसी रॉकफोर्टाइन सी की वजह से इस चीज़ को एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर यानी इसको अपना एक विशेष गंध मिलता है, विशेष स्वाद मिलता है और इसकी वजह से इस चीज़ की मार्केट में अलग ही अपनी एक पहचान है। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल हमारा क्या है कि हाउ मेनी anions surround a sodium ion in a crystal lattice of sodium chloride। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अब यहां पर क्या होता है कि एक Na प्लस को 6 Cl माइनस 4 5 6 सराउंड करके रखते हैं। इसी तरह अगर हम Cl माइनस की बात करें तो Cl माइनस को भी 6 Na प्लस आयन यानी एक एनायन को 6 कैटायन और एक कैटायन को 6 एनायन मिलकर सराउंड करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो यही इसका एक तरह से ये भी कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा इसका कितना हो गया? 6:6 यानी एक कैटायन को 6 एनायन और एक एनायन को 6 कैटायन सराउंड करते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? 6। चलिए बढ़ते अपने आखिरी सवाल की तरफ। लास्ट सवाल हमारा है क्या कि नट्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फिश आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, ये जो आपके नट्स होते हैं जैसे आपका काजू है, बादाम है, मूंगफली है, अखरोट है, ये सभी इसके अंदर आएंगे, या फिर आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं या जो फिशेज वगैरह हैं, ये किस चीज़ के बहुत अच्छे स्रोत हैं? क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स के, मिनरल्स के, हेल्दी फैट्स या फिर प्रोटीन के? फैट्स में देखो अब दो तरह का होता है। एक आपका होता है ना कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली होता है फैट के अंदर ज़्यादा, वो कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। एक आपका हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है। जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा हेल्दी होता है, जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है अनहेल्दी होता है। तो अब ये बताएं कि इसमें ये किसका स्रोत है? तो ऑब्वियसली ये हेल्दी फैट्स के हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सेशन होता है खत्म। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा हमारा ये सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुझे दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।